नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज। मैं आर.के. राजपूत एक बार फिर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। लोकतंत्र का दूसरा चरण का मतदान छत्तीसगढ़ की 3 बड़ी सीटें लोकसभा क्षेत्र में कांकेर, महासमुंद और राजनांदगांव दोनों पार्टी के बड़े नेताओं का शाख दांव पर लगा है। बात करें राजनांदगांव की तो संतोष पांडे के सामने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है। वहीं अगर बात करें कांकेर की तो बनिया बनाम बैगा चल रहा है। वीरेश ठाकुर के सामने है भोजराज नागदेव। देखा जाता है कि लोकतंत्र में इस मतदान को देखने के लिए, मतदान का करने के लिए छत्तीसगढ़ की जनता काफी आतुर है। और अभी 3 बजे तक के आंकड़े की बात करें तो सबसे ज्यादा मतदान कांकेर लोकसभा सीट में हुई है, वो भी 70% के आसपास। उसके बाद बात करते हैं राजनांदगांव की और महासमुंद की, तो वहां भी अच्छे मतदान पड़े हैं। इस मतदान को लेकर 2 प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। भाजपा से रितेश मोरे, उनका मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ, और कांग्रेस पार्टी से अपना पक्ष रखने के लिए कामरान अंसारी, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। सबसे पहला सवाल भाजपा प्रवक्ता से, कल का एक विवादित बयान आया था, विवादित भी कह सकते हैं और विवादित नहीं भी कह सकते हैं। विजय शर्मा ने राजनांदगांव की लोकसभा से कहा कि भूपेश बघेल को वोट देना मतलब मोहम्मद एजाज ढेबर को वोट देना है, मोहम्मद अकबर को वोट देना है। ऐसा क्यों, वो भी चुनाव के 1 दिन पहले। रितेश मोरे जी। सबसे पहले तो ग्रैंड न्यूज़ चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार है। और आज इस लोकतंत्र के महापर्व के लिए मैं जनता से अपील करता हूं कि अभी समय बचा हुआ है। जिन्होंने आज छत्तीसगढ़ के 3 लोकसभा सीट महासमुंद, राजनांदगांव, कांकेर में वोट नहीं डाला है, कृपया करके घर से निकल करके मतदान अवश्य करें। मतदान से आप अपना नेता चुनते हैं। अब मैं बात करता हूं कि जो आर.के. राजपूत जी ने जो प्रश्न किया है, राजनांदगांव में हमारे छत्तीसगढ़ के प्रदेश के गृह मंत्री जी ने जो बयान दिया है, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 2018 से 2023 के मध्य में आपने देखा कि किस प्रकार से एजाज ढेबर का रायपुर से लेकर के कोरबा और छत्तीसगढ़ में, चाहे शराब के मामले में होगा, चाहे रेत या माइनिंग के क्षेत्र में होगा। और फिर मैं कवर्धा की बात करूं, किस प्रकार से मोहम्मद अकबर जी ने वन के क्षेत्र से लेकर के कितने तमाम प्रकार के घोटाले और एक तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए छत्तीसगढ़ को अंधेरे में ढकेलने का काम किया। ठीक उसी प्रकार राजनांदगांव में भी नवाज खान जो कांग्रेस के नेता है, उनके सहारा लेकर के भूपेश बघेल वहां पर आम जनता या वोटरों को डराने धमकाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके कारण आज गृह मंत्री को इस प्रकार का बयान देना पड़ा। कहीं ना कहीं अगर भूपेश बघेल अगर इस सब चीजों को कंट्रोल अपने कार्यकाल में कर लिए होते तो इस प्रकार की नौबत नहीं आती। जवाब लेते हैं कामरान अंसारी जी। सीधा प्रहार भाजपा का गृह मंत्री द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को, जो कि प्रत्याशी हैं लोकसभा। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। जैसा कि आप राजपूत जी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही आरोप प्रत्यारोप और ध्रुवीकरण करने में बहुत माहिर पार्टी रही है। जैसे मेरे साथी ने अभी बताया कि कांग्रेस के शासनकाल में ढेबर जी का, मोहम्मद अकबर जी का और नवाज खान जी का जो इन्होंने बताया, एक जगह भी ये प्रूफ कर दें, एक जगह भी सत्यापित कर दें कि एजाज ढेबर जी या मोहम्मद अकबर जी या फिर नवाज खान जी ने इस तरीके के कृत्य में अपनी संलिप्तता दिखाई है। आप अगर कहना चाहेंगे कि विजय शर्मा जी ने जिस तरीके का बयान दिया है, मैं सवाल करता हूँ, उप मुख्यमंत्री हैं आप, सीनियर हैं, आपके मुँह से इस तरीके के बयान क्या सही लगते हैं? क्या आपका ये जो आपने किसी के चरित्र पर, किसी के उसके ऊपर उंगली उठाना, क्या ये सत्यता है? भूपेश बघेल जी का सुशासन था, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बढ़ावा मिला, छत्तीसगढ़ में बहुत सारे एसेक्ट बने, बहुत सारी चीज़ें बनी। और छत्तीसगढ़ में कोरोना काल ने 2 साल बिताए हमने। उस कोरोना काल में कांग्रेस पार्टी के जो नेता थे, जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता थे, सड़क पे तो वही दिखते थे जो हमने भी देखा है। उस सड़क पे हमने भी काम किया है। भारतीय जनता पार्टी बुरे वक्त में खड़ी नहीं होती। हाँ, लांछन लगाना बहुत अच्छे से आता है। जैसा विजय शर्मा जी उप मुख्यमंत्री है, क्या है अपनी मर्यादा पे रह के बात की है उन्होंने? क्या है किसी के ऊपर आरोप लगाना जिस तरीके से उन्होंने कहा, जैसे भाई साहब ने बताया कि नवाज खान जी डरा रहे, धमका रहे हैं। लोकतंत्र में सबसे पहली चीज़ बता दूं, एक नेता किसी को डरा नहीं सकता। और अगर आप इस तरीके की बात कर रहे हैं तो सरकार आपकी है, सरकार शासन आपका है। प्रूफ करिए, एक जगह भी दिखाइए किस तरीके के कृत्य हुए हैं, किसी को डराया धमकाया गया। बल्कि संतोष पांडे जी के गांव-गांव में लिखा गया है कि संतोष पांडे जी का आना मना है। तो आप इस तरीके के अगर कृत्य करेंगे उप मुख्यमंत्री होते हुए, तो मुझे लगता है कि ये शर्मनाक है। उन्हें माफ़ी मांगना चाहिए। जिस तरीके का उन्होंने जनता के साथ छलावा कर रहे हैं, ध्रुवीकरण कर रहे हैं राजनीति का, जनता भी देख रही है। मोहम्मद अकबर जी सीनियर लीडर हैं, कितने समय से विधायक रहे हैं और राजनीति में और जनसेवा में उनकी कोई मिसाल नहीं है।
आज आप देख सकते कवर्धा जैसे क्षेत्र से लोग आते थे, हमने भी देखा है, हम भी गए हैं। एक जातिवाद करके उस जगह को खराब करने का काम, आप सत्ता हासिल कर सकते हैं, लोगों का भरोसा हासिल नहीं कर सकते। आपको भरोसे के लिए जनता के बीच में सत्य को लेके जाना होगा। आज जिसने भी काम किया, मोहम्मद अकबर जी ने जो विकास कार्य किए, जो कार्य किए, उसकी समीक्षा, उसकी परिभाषा बताइए। नहीं बता पाएंगे क्योंकि इनके आंखों में जो चक्षु लगे हैं वो चक्षु एक जातिवाद को लेके है और कहीं ना कहीं जनता को भ्रमित करने को लेके है। वोट की अपील अभी आप करते हैं, वोट की अपील, शासन आपका है, सरकार आपकी है, आप आरोप लगाते हैं। आप जनता के बीच जाइए, दुख दर्द को बांटिए। अगर आपको काम के नाम पे वोट मिलेगा तो वोट मिलेगा, धर्म के नाम पे वोट आप ना लीजिए, ना आपको मिलेगा। बात करें राजनांदगांव की, तो लगभग वंदे भारत का स्टॉपेज भी अब राजनांदगांव रह गया है और आपने ऐसे में कांग्रेस भाजपा प्रवक्ता से ये कहा कि संतोष पांडे जी का आना मना है, कुछ गांव में ऐसा लिखा है। काउंटर चाहिए इस पर विदेश मौर्य जी? देखिए, राजनांदगांव में जहां पर ऐसा कोई लिखा, अभी तक तो कोई बात आई नहीं है, ना मीडिया के माध्यम से ना अखबार के माध्यम से। मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस के नेता अगर वहां पर गए और इस प्रकार का बात आया तो मुझे लगता है कि वो सोशल मीडिया में आना था, लेकिन सोशल मीडिया में इस प्रकार की कोई बातें नहीं आई। हाँ, ये जरूर बात है कि कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता है राजनांदगांव में, उनका पुतला बना करके, ठेले में ढकेल करके एक सीधे साधे जो संतोष पांडे जी की जो छवि है उसको धूमिल करने का प्रयास किया गया है। क्योंकि भूपेश बघेल जी की शुरू से एक आक्रामक और एक तेज तर्रार नेता के रूप में जाने जाते हैं और राजनांदगांव में भी उसी प्रकार का प्रयास कर रहे हैं। जिस प्रकार से उन्होंने पाटन विधानसभा में अपने आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए उन्होंने रैली कार्यक्रम किया, अपने पावर, अपने पद का दुरुपयोग किया, तो राजनांदगांव में भी इस प्रकार का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि आपको मालूम है कि कुछ दिन पहले जिला पंचायत की इन्हीं के सदस्य कांग्रेस के नेता जब मंच पर खड़ा होकर के अपने सरकार के समय में कार्यकर्ताओं का दुख को बयान करते हैं तो किस प्रकार से उसको निष्कासित करते बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। मुझे लगता है कि कांग्रेस के वहां के स्थानीय कार्यकर्ता ना काम करके पूरी ढेबर जी की टीम या फिर मोहम्मद अकबर जी की टीम या पूरे बाहरी तत्व वहां पर राजनांदगांव में कैंप करके काम करने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि जीत उनकी सुनिश्चित नहीं है, इसीलिए चाह रहे हैं कि हार निश्चित है, लेकिन हार का जो आकलन है, उसका जो संख्या क्रम है, वो कैसे को कम किया जाए। क्योंकि ये तय है 1.5 से 2 लाख वोट से भूपेश बघेल जी हारेंगे, क्योंकि उनको मालूम था कि दुर्ग में मैं तो हारूंगा, तो क्यों ना राजनांदगांव में भाग अपना आजमाया जाए। क्यों केंद्र की जो कमेटी कांग्रेस की उनको लड़ाई, क्योंकि वो पूर्व के मुख्यमंत्री है, छत्तीसगढ़ में उनकी आवश्यकता हो सकती थी, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस के पास ऐसे नेताओं की कमी है, इसलिए भूपेश बघेल जी लड़ा गया। और स्थानीय कार्यकर्ता तो वहां ऑलरेडी नाराज है कांग्रेस के कार्यकर्ता, तो इसीलिए वहां पर जो स्थिति और परिस्थिति बनते दिख रही है ये कांग्रेस के खिलाफ है। और आप जब देखेंगे 4 जून को जब मतदान का जो रिजल्ट आएगा वो किस प्रकार से भाजपा में आएगा, वो 4 तारीख को हम इस प्रकार इसी डिबेट में हम बातचीत करेंगे। अभी हाल फिलहाल का बयान है, केदार कश्यप कैबिनेट मंत्री, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस 11 की 11 सीटों में से शून्य पा रही है, भाजपा जीत रही है और हार के बाद वो ईवीएम का ठिकरा उस पर फोड़ने वाली है। जवाब दीजिए। अभी हाल फिलहाल का बयान है, हाल फिलहाल का बयान है। कांग्रेस पार्टी शुरू से एक जनहित की पार्टी रही है और 11 सीट, ये इनकी मानसिकता है, इनकी मनादशा है। जैसे कांग्रेस पार्टी का आप कभी भी नहीं सुने होंगे, इतिहास में नहीं सुने होंगे, कांग्रेस पार्टी की लड़ाई विकास के लिए होती है, किसी विपक्ष से नहीं होती। पर बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई मात्र कांग्रेस से होती है। ऐसा क्यों? तो कांग्रेस के नेता मोदी को गाली क्यों दे रहे हैं सुबह साहब? कोई नहीं सब दे रहे हैं, मोदी जी ये कर रहे हैं, मोदी जी वो कर रहे हैं। आप मुद्दों की लड़ाई लड़ते नहीं हो, आप जनता के बीच काम करते नहीं हो। आप जो है जो काम कांग्रेस करी है उसको तो आप कर नहीं पा रहे, क्या किए हैं, उसको संभालिए ना। रायपुर की सड़कें राजनांदगांव तक, मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब अजीत जोगी की सरकार थी तो मुरुम की सड़क होती थी, जब डॉक्टर रमन सिंह की सरकार आई है किस प्रकार से सड़कों का जाल बिछा है, ये प्रदेश की जनता ने देखा है। इसीलिए हमको 15 साल सत्ता में बताया, लेकिन 2018 में भरोसा की कांग्रेस, लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की जनता का भरोसा अड्डा बनाया और राहुल गांधी, सोनिया गांधी करने किया, इसीलिए सरकार से बेदखल हुए हैं। छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा राजस्व जनरेट करने वाला स्टेट है, लेकिन पर भी छत्तीसगढ़ को कभी भी
कि क्या भारतीय बोलते हैं, जनता पार्टी ने सेंट्रल से कोई मदद नहीं किया। 18 लाख आवास दिए, कहाँ दिए? 18 लाख अरे आवास 18 लाख आवास तो अभी जैसे खत्म होगी, पहले बम फोड़ देते हैं, पटाखा फोड़ के स्वागत करवा मुझे देते लगता है हैं। इस बारे में थोड़ा अध्ययन करने आते हैं। केंद्र राज 7% होता है, 40% राज्यांश होता है। अगर अभी रिलीज करते तो कांग्रेस से आरोप लगाती है आवास दिया जा रहा है। अभी लोकसभा में आचार संहिता लगा, अरे आचार संहिता खत्म होने दीजिए, अरे तब तो घर बनेगा। कांग्रेस कार्यकर्ता जो हमने महतारी वंदन योजना के लिए पैसा डाला, हमने किसानों के खाते में पैसा डालने का दिया, हमने अपने कार्यक्रम तो मान लीजिए कि किसने काम कराया, किसके समय मुर्रों की सड़क थी, किसके समय पक्की सड़क आ गई। लेकिन जो वोट प्रतिशत मैं बात कर रहा हूँ कि शुरू में जो आंकड़े बस्तर के पहले चरण की बात करें तो लगभग 68.26% मतदान हुए हैं। अभी कांकेर में लगभग 70% के पास आंकड़ा पहुंच चुका है। अभी 2-3 घंटे के समय शेष बाकी और ये मतदान करने वाले लोग हैं। ये जो आंकड़ा बढ़ रहा है मतदान का, कहा जाता है कि अगर मतदान ज्यादा होता है तो वो कांग्रेस के पक्ष में होता है और मतदान कम होता है तो वो भाजपा के पक्ष में होता है। ऐसे में राजनांदगांव और कांकेर जो सीट है वहां पर मतदान अच्छी खासी हो रही है और आने वाले समय में और हो सकती है। इस आकलन को कैसे देखते हैं? विपक्ष आपके तरफ जा रहा है कि भाजपा की तरफ जा रहा है? ये शुरू से जैसा देखा गया है कि जो वर्तमान पदाधिकारी होते हैं, जो वर्तमान सत्ताधारी होते हैं, अगर वोट परसेंटेज बढ़ता है तो वो उसको विपक्ष की तरफ जाता है। जिस तरीके से हमारे सरकार जिस तरीके से जैसे आप बता रहे हैं कि 68% और 70% जो पोलिंग हुई है, निश्चित तौर पे कांग्रेस के पक्ष में मतदान होता दिखाई दे रहा है। यह जनता का रुझान दिख रहा है। वोट परसेंटेज बढ़ना विपक्ष को कहीं ना कहीं संबल देता है और कहीं ना कहीं वो एक रुष्टता है, एक नाराजगी है जनता की। जनता अपनी नाराजगी वोट के दिन वोटिंग के माध्यम से दिखाती है। वो जनता मतदान का प्रयोग कर रही है तो ये नाराजगी हो रही है। इसका जवाब दीजिए, इसका जवाब दीजिए, फिर उसके बाद ब्रेक में जाएंगे। पर इसका जवाब दे दीजिए कि वोटिंग परसेंट अच्छी हुई है भाजपा की, कितनी शुभ संकेत है या फिर कुछ दिक्कत होगा? देखिए, आपको याद होगा अभी नवंबर 2023 में जब वोटिंग प्रतिशत बढ़ा था 2018 की अपेक्षा, तो तमाम छत्तीसगढ़ की मीडिया हो, चाहे कांग्रेस के बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक या पंडित हो, उनका गणित फेल हुआ है। और इस बार भी जो गणित और पंडित जो अपनी आंकड़ा लगा रहे हैं, हमने जो बोला है 11 की 11 सीट निश्चित रूप से हम जीतेंगे, ये टीवी चैनल के माध्यम से मेरा दावा है। मैंने पहले भी यहीं पर बैठ के जब 2023 के चुनाव में मैंने दावा किया था 52 से 54 सीट लाएंगे। वो उस आंकड़े को हमने कहीं ना कहीं टच किया था। ये भविष्यवाणी नहीं है, क्योंकि हमको अपने काम पे भरोसा है, कार्यकर्ताओं पे भरोसा है, जनता पे भरोसा है और मोदी जी की गारंटी पे भरोसा है। चलिए कोई बात नहीं, मोदी जी की गारंटी है। 11 बनाम 0 होता है या 11 बनाम कुछ और होता है, वो तो 4 जून को पता चलेगा। कभी लोकसभा का चुनाव चल रहा है, मतदान हो रहे हैं और लोग बढ़ चढ़ कर मतदान कर रहे हैं। लगभग 88 सीटों पर आज दांव खेला जा रहा है। मतदान को लेकर जो उत्साह लोगों में दिखाई दे रहा है वो जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक दिखाई दे रहा है। बात करेंगे राहुल गांधी, कांग्रेस के बड़े नेता जो कि अमेठी से, तो उससे पहले के लोकसभा चुनाव को हार मिली थी, फिर वो वायनाड से भी सांसद बने थे। फिर बीच में माहौल ऐसा बना था कि उनके संसदीय वोट को खत्म किया गया, उस पर काफी वाद विवाद हुआ। कामरान अंसारी जी इस बार फिर अमेठी में मैदान जंग में वो उतर रहे हैं, कैसे देखते हैं इस चीज को? स्मृति ईरानी फिर सामने रहेंगी। भाई लीडर तो लीडर है। आज अमेठी से उन्होंने 1 तारीख को नॉमिनेशन डालना है और अमेठी से लड़ना, ये कहीं ना कहीं जनता का भरोसा है। और राहुल गांधी जी पीठ दिखा के भागने वाले नेताओं में से नहीं है। जैसे लोगों का कहना था, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कहना था कि अमेठी से क्यों नहीं लड़ रहे, अमेठी से क्यों नहीं लड़ रहे, तो लीजिए जवाब आपके सामने है। कांग्रेस पार्टी शुरू से जनता के बीच में रही है, जनता के बीच में आके चुनाव लड़ी है और जनता अमेठी, जैसा लोगों ने कहा था कि अमेठी से क्यों भाग रहे हैं, वायनाड क्यों गए, ऐसा कुछ नहीं है। आप देख सकते हैं अमेठी से चुनाव लड़ रहे हैं। स्मृति ईरानी जी ने अमेठी की जो दुर्गति की है उसको सुधारने के लिए जनता ने उन पर भरोसा जताया राहुल गांधी जी के ऊपर, इसलिए वो अमेठी से नॉमिनेशन डालेंगे, चुनाव लड़ेंगे और निश्चित तौर पर राहुल गांधी जी चुनाव इस बार जीतेंगे। रितेश मोदी जी एक बार फिर से भाजपा के सामने रहेंगे राहुल गांधी, जिस पर आप लोग आरोप लगाते थे कि वायनाड चले गए हैं, अब तो वायनाड से फिर अमेठी आ रहे हैं वापस, क्या कीजिएगा? देखिए राजपूत जी, मैं आपको इसके बहुत तथ्यात्मक चीजों को बात करूंगा कि राहुल गांधी जी जब वायनाड में 2019 के अंदर चुनाव लड़ते हैं तो आपको याद होगा कि केवल वहां पर कांग्रेस के लीडर और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने होती है और क्षेत्रीय कुछ पार्टी होती है। इस बार वहां पर जब राहुल गांधी 5 साल वहां से नदारत रहते हैं तो सीपीआई या इनके सहयोगी दल उनके खिलाफ वहां पर नामांकन भरने का काम करते। 19 कैंडिडेट वहां पर चुनाव मैदान में हैं
और उनके ऊपर सीधा आरोप है कि वायनाड के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। जिन मुस्लिम समुदाय ने उन पर भरोसा किया था वायनाड में, इसलिए सर्वे सूची में ना आया कि वायनाड से कहीं चुनाव ना हार जाए, इसीलिए वापस वो अपने घर अपने अमेठी की ओर रुख करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपको बता देना चाहता हूं, किसी भी क्षेत्र से आपको चुनाव के लिए उसके पूर्व की तैयारी करने की आवश्यकता होती है, संगठन स्ट्रक्चर में वहां काम खड़े करने की आवश्यकता है। इसलिए भाग्य आजमाना कोई बुरी बात नहीं है, भाग्य आजमाए, लेकिन हमें विश्वास है उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीट माननीय योगी जी ने कहा है, निश्चित रूप से हम आएंगे और हम अमेठी को जीतेंगे। वायनाड की स्थिति तो हमको 4 जून को ही क्लियर होगा, इसलिए कोई चुनौती वाला विषय नहीं है, क्योंकि स्मृति ईरानी ने ही अमेठी का विकास किया है। जो अमेठी विकास के दायरे से दूर रह गया था, तो एक बार वहां पर एक बार जाके देखना चाहिए, पता रहना चाहिए कि वहां पर विकास हुआ है। ईरानी जी ने जो किया विकास, वो बताइए ना क्या विकास किया है। जवाब राहुल गांधी जी, भैया राहुल गांधी जी वायनाड से बोल रहे हैं, कैंडिडेट खड़े हुए हैं। अगर इंसान को डर होता है, जैसे नरेंद्र मोदी जी उन्होंने अपनी सेफ सीट चुनते हैं, राहुल गांधी जी सेफ सीट चुन सकते थे, अमेठी जाने की फिर क्या जरूरत थी? अगर वायनाड में देश का देश में बहुत सारी सीटें, अच्छी सीट से चुनाव जहां डैम श्योर जीत सकते हैं। देखिए, जब मामला पेचीदा जब फंस जाता है तो आप लोगों को राहुल गांधी की छवि करने के राहुल गांधी उसी पराक्रम को दिखाने के चक्कर में औंधे मुंह न गिर जाए। वायनाड को बता देना चाहता हूँ, मुस्लिम समुदाय 2 नाम बताइए जो नाराज हैं। कौन नाराज है? एक आदमी सहयोगी दल आज राहुल गांधी आपको समझ में नहीं आता कि वहां पर किस तरह का उनका जनसलाह की स्थिति तो हमने देखा कि नामांकन में पहली भीड़ के अंदर और वो धोखे की भीड़ नहीं है, वो सत्यता की भीड़ है। वो सत्यता की भीड़ नहीं है, उन्होंने जो न्याय यात्रा निकाली है, उस न्याय यात्रा में वो ऐसे लोग भीड़ लगा करते थे, हम लोग जानते हैं। राहुल गांधी की गारंटी की भीड़ नहीं है, ये पैसे की भीड़ नहीं है, वो आज भारतीय जनता पार्टी से बोलना और दिखाना दोनों में अंतर है। निकली राहुल गांधी परिवार आज अपना नेता बनते हुए राहुल गांधी चुनाव के लिए काम कर रहे हैं। आप कांग्रेस पार्टी के लिए गांधी परिवार कर रहा है, आप लोग मानेंगे? देश भर में जितने भी कांग्रेसी हैं मैदान छोड़कर वो भारतीय जनता पार्टी के परिवार है। सवाल पूछ लेता हूँ आपसे, आपने बात कर दिया, अमेठी का बात हो गया, वायनाड की बात हो गई, राम मंदिर के मुद्दे पे हमने लड़ाई किया है, हमने कश्मीर में भी गया है। बात आती है बेरोजगारी और महंगाई पे, इस पर भाजपा जवाब क्यों नहीं देती? क्योंकि महंगाई तो देश में बिल्कुल बात कर सकते हैं। चलिए बिल्कुल बताइए क्या बात करेंगे। महंगाई बेरोजगारी की आप बात करेंगे, मैं आपको बता देना चाहता हूं 2014 के पहले की स्थिति और अब की स्थिति में, जब माननीय नरेंद्र मोदी जब देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो आपने देखा कि रेलवे हो चाहे आईएएस की कहते नौकरी हो, लगातार हर साल उसकी परीक्षाएं होती है और हर साल उनको नियुक्ति पत्र मिलता है, चाहे रेलवे हो चाहे एसबीआई हो चाहे पीएनबी हो। आप इसका आंकड़ा निकाल के देख सकते हैं। दूसरी बात मैं बात करता हूं कि हमने स्टार्टअप इंडिया के तहत 1 लाख करोड़ के माध्यम से ऐसे देश में 40,000 बड़ी कंपनियां, जिसमें बहुत सारे युवाओं को जिसमें पैसे नहीं होते, लेकिन योजनाएं बहुत अच्छी होती थी, उनको बड़ा रोजगार का माध्यम मिला। और मैं बता देना चाहता हूं, मैं माननीय मोदी जी ने प्रधानमंत्री मुद्रा लोन के माध्यम से रेहड़ी वाले होंगे या ऐसे कई उनको स्वरोजगार के लिए कैसे बात करते हैं। छत्तीसगढ़ का मैं देता हूं, आप बात मिलिए, कार्यकर्ताओं को दिए होंगे, कांग्रेस के कार्यकर्ता जो कंपनी का नाम बताइए। अरे भैया मैं बताता हूँ, बैंक का पूरा डिटेल देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट को दीजिए ना बैंक का डिटेल जो मांग रही है, वो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का डिटेल सुप्रीम कोर्ट हमको क्या देंगे? सुप्रीम कोर्ट को ले लिए 10 साल में, 10 साल के अंदर में आपने रोजगार नहीं दिए, 10 साल के अंदर में रेलवे में जो अभी पेट्रोल देख लीजिए, 35 रुपए अभी आईएएस की टिकट आया है 4 दिन पहले 25 रुपए हो रहा है। 1000 पद भरे गए हैं यूपीएससी के माध्यम से आईपीएस आईएएस के लिए। कैसी बात करते हैं? बन जाए तो बधाई देता है। देख रही है, अरे जनता सब देख रही है, बार बार नहीं चुनेगी जनता झूठ को, झूठ को इनका कहना यह है कि हम 400 सीटें जीत रहे हैं, 400 के प्लस पार जा रहे हैं।
यही अगर चीज कांग्रेस पार्टी कहती कि हम 400 पार कर रहे हैं, देश में इतनी महंगाई, इतनी बेरोजगारी है, इतना दुनिया भर का है, तो 400 सीटें कांग्रेस के पास जानी चाहिए। आपने सब वोट का इस्तेमाल क्यों नहीं किया आपके पार्टी के नेता, जब आपके पास इंडिया एयरलाइंस की इतनी बड़ी टीम है? तो देश की आजादी के बाद से आज तक कभी भी किसी भी जगह में कांग्रेस पार्टी मंच पे खड़ी होकर ना भाजपा मुक्त भारत या भारत में जातिवाद इस तरीके की बातों का ना उल्लेख किया है, ना कृत्य किया है। यह कांग्रेस मुक्त भारत की परिभाषा को लेकर चले हैं, पाकिस्तान की बात किए हैं, मुद्दे पे मुद्दा, घटना पे घटना, पुलवामा घटना, ये घटना करके लोगों को भ्रमित किए हैं, जातिवाद कर दिए हैं। उसके अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। विकास के नाम पे इनके पास ठन ठन गोपाल है और ये लोगों को सिर्फ बताना चाहते हैं कि तुम हमको चुनो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र था, है, रहेगा। तुम कौन होते हो बनाने वाले, और तुम कब बनाए? 14 के, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का बता देना चाहता हूं मैं आपको, 2014 के पहले की तो दुनिया ही नहीं थी, इतिहास ही नहीं था, इनका बचपन नहीं था, इनका कुछ नहीं था। इन्होंने 2014 के बाद से जो दुनिया, सूरज चांद दुनिया जो देखा इन्होंने, इसी पे बस इनको यकीन है। इसके पहले की दुनिया तो इनको लगती कि हम आदि मानव थे। अरे थे तो तुम थे, हम तो इतिहास को जानते हैं, मानते हैं, समझते हैं, और देश हमारा सर्वोपरि है। देश के अंदर में झूठ लबारी एक समय तक चलेगी। जनता सीधी है, समझदार है, लेकिन जनता को एक समय तक आप छल कर सकते हैं, हमेशा छल नहीं कर सकते। छल का जवाब इस लोकसभा में आपको मिलेगा, जवाब लोकसभा में मिलेगा, और इसका जवाब इस डिबेट में मिलेगा। रितेश मोदी जी, काफी बड़ा आरोप लगाया आपको, 2014 से पहले कुछ भी नहीं था। ठीक, मैं आपको 2014 के पहले की बात बताता हूं कि देश के अंदर, जब आपको एक घटना आपको बता देना चाहता हूं, जब यूपीए की चेयरपर्सन थी श्रीमती सोनिया गांधी जी, तो एक बिल आने वाला था, लक्षित हिंसा अधिनियम, जिसके माध्यम से यह तय होने वाला था कि केवल अल्पसंख्यक समुदाय को ही देश का अधिकार है। यह बयान खुद डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने एक मंच पे दिया था। ये आपके टीवी चैनल में भी ये बात को प्रस्तुत किया गया था। दूसरी बात, अगर वो बिल आ जाता तो इसमें क्या होता कि कोई हिंदू अपने घर में पूजा पाठ या कोई बड़ा आयोजन करता है तो उसको वो अधिकार नहीं रहेगा, उनको कई सारे अधिकारों से वंचित किया जाएगा। तो ये अब भय और आतंक का माहौल था। देश के अंदर कितने सारे आतंकवादी घटना होते थे उस समय, कांग्रेस जो है केवल बयान देती थी हम मजबूर है। एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, आपकी बात मैंने पूरा किया। मनमोहन सिंह अमेरिका जाते हैं और ये बयान देते हैं कि आई एम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पुअर कंट्री। इसका मतलब हमारे देश को एक गरीब देश बताने का काम मनमोहन सिंह जी ने किया था। लेकिन देश से गरीब बता के देश में वो मनमोहन सिंह का बयान है, ये तो मैं बता रहा हूँ, मैं दिखा दूंगा यूट्यूब के माध्यम से, मैं दिखा दूंगा अभी। ये मनमोहन सिंह जी ने कहा था, आप ये कांग्रेस के वक्ता बोले थे कि 4 रुपए कमाने वाला कोई गरीब नहीं होता। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप ही है आज जो कोई गरीब नहीं होता। अमित शाह के बेटे की 16,000 भी गरीब है, आतंकवादियों को सहित बता दिया। मुद्दे पे बात हो, आप किस तरफ चले गए? क्या बोले? आप बात कर 2014 80 करोड़ को राशन ये तो मनमोहन सिंह जी ने कहा था, उसके बयान को मैंने बता रहा हूँ। आप लोगों को राशन दे रहा है, जब आपके नेता हाँ, दे रहे हैं, मोदी जी दे रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ जनता का अधिकार, मुझे समय बोलेंगे, पहले उनकी बातों को मैं आपको बता देता हूँ, फिर आप बिल्कुल अपनी बातों को रखेंगे। आपको बताया, कोरोना काल के पहले मोदी जी ने कोरोना के समय में एक सर्वे कराया कि एफसीआई में रहने वाले जितने भी अनाज होते हैं उनकी स्थिति क्या है। तो ये आया कि जितने भी एफसीआई के गोडाउन में जो राज्यों को आपूर्ति होती है उसके अतिरिक्त जो अनाज होता है वो सड़ जाता है। वो सड़े हुए अनाजों का उपयोग क्या होता था कि पशु आहार बनाने का और शराब बनाने का उपयोग होता था। मोदी जी ने कहा कि ये सब फालतू काम से अच्छा है कि हम पूरे देश की जनता जिनको हम अनाज दे सकते हैं, चाहे कितना हो, 5 किलो के दर से भी अगर दे रहे, तो मुझे लगता है कि अन्नदाता का काम माननीय मोदी जी कर रहे हैं। लेकिन इसमें भी आपको कोरोना काल के समय में भूपेश बघेल जब छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री थे तो राशन दुकानों में वो अनाज पहुंचा, परंतु हितग्राहियों के खाते में गया ही नहीं। हर किसी के भ्रष्टाचार जब भारतीय जनता पार्टी के लोग जब आंदोलन के आपने सवाल पूछा है, मैं आपको जवाब दे रहा हूं, आपने आरोप लगाया है तो जवाब दे रहा हूं मैं, तब से दे रहा हूं मैं। ठीक है, जवाब दीजिए। आपने आरोप लगाया है, जवाब दीजिएगा। आज मनमोहन सिंह की बात करते हैं, फ्यूचर कब दिखाएगी बीजेपी हमको ये बताइए ना। राहुल गांधी जी तो नहीं बताते, बड़े बड़े नेता तो नहीं बताते राहुल गांधी जी। अच्छा, मैं आपको बताता हूं, पूरे विश्व
में सबसे अगर कितना का कर्जा आप बता दीजिए, 2014 के पहले कितना कर्जा था भारत में, बता दीजिए। कांग्रेस के बैठने वाले व्यक्ति है। और 2014 के बाद से आज 10 साल में 205 लाख करोड़ का कर्जा है। अडानी को तो आप रेलवे, अंबानी को तो आप रेलवे, 608 अरब मतलब डॉलर में है। आपको मैं बता दूं, इंडिया का अमेरिका कर रहे अरे भाई मैं भ्रमित कर रहा हूं, मामला है, वर्ल्ड बैंक का मामला है, वर्ल्ड बैंक ने सूची जारी किया है, उसको झूठ लग रहा है। वर्ल्ड बैंक को हम आपको जो बता रहे हैं, हमारे देश का सत्य आंकड़ा बता रहे हैं, आप इसको तो पता नहीं कहां से आप आंकड़ा रात को सोते हो, सुबह सुबह वो आ जाते हैं। मुझे लगता है कि वर्ल्ड बैंक का नाम ला रहे हैं हम लोग, देशों को वायनाड का भी जिक्र किया और अमेठी का भी जिक्र किया। दोनों प्रवक्ता आपस में काफी बहस किए, खास करके जब देश के मुद्दे की बात आई तो देश के मुद्दे में दोनों प्रवक्ताओं को उत्तेजित होकर बातों को गंभीरता से रखते हुए देखा। खैर कोई बात नहीं, चुनाव में ये सभी चीजें होना लाजमी है। और ग्रैंड न्यूज आपको लगातार सुबह से महा कवरेज दिखा रहा है। द्वितीय चरण के मतदान 3 सीट और देश के 88 सीटों पर लगातार नजर रहेगी और अंत में जब 4 जून आएगा तो रिजल्ट पता चलेगा कि इंडिया गठबंधन में कितनी शक्ति है और अकेले भाजपा जो मोदी की गारंटी को लेकर आगे बढ़ रही है उसमें कितनी शक्ति है। दोनों प्रवक्ताओं का एक बार फिर मैं पुनः धन्यवाद देना चाहता हूं जो इन्होंने कीमती वक्त निकालकर आप लोगों ने इस डिबेट को सफल बनाया और तमाम दर्शकों को लगातार हमारे ग्रैंड न्यूज बन रही है। हम पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। धन्यवाद।